नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हमारे एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के पेपर चालू हो चुके हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मात्र 10 मिनट के अंदर आपका जो पूरा डाउट है कि आपका आज का पेपर कैसा आया था, वैसे तो आप कई जगह एनालिसिस के वीडियो देख चुके होंगे, पर मैं आपको एकदम इजी वे में और कम समय में आपको समझा दूंगा कि पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, जिससे आप आने वाले समय में जो आपका पेपर है उसमें आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले हम पेपर के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि आपको एग्जाम में पेपर कैसा देखने को मिलेगा। तो जो पेपर है इसमें पेपर जो हमें देखने को मिल रहा है ये मिक्स पेपर देखने को मिल रहा है। आपको इस सेक्शन वाइज पेपर नहीं मिल रहा है कि पहले हिंदी के क्वेश्चन है फिर इंग्लिश के क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपका पेपर है वो मिक्स पेपर आ रहा है। अब यदि हम पेपर के स्ट्रक्चर को समझें तो आपके पेपर को दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया है। पहला जो है 90 मार्क्स का है और दूसरा जो है आपका 10 मार्क्स का है। जो आपका 10 मार्क्स वाला है इसमें क्या किया है, इसको दो भागों में डिवाइड किया है। पहला तो आपका हो गया हिंदी और दूसरा आपका हो गया इंग्लिश। दोनों में आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। 5-5 नंबर के आपके पैसेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है उसमें लगभग अलग अलग पैसेज हर क्वेश्चन को यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यदि हम 90 मार्क्स वाले सेक्शन की बात करें तो आपके लगभग हर सब्जेक्ट से 17 से 18 क्वेश्चन आपके यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब यदि हम बात करते हैं हिंदी की, सबसे पहले हम चलते हैं हिंदी की तरफ। वैसे पेपर के लेवल की बात करें तो ये आ रहा है इजी टू मॉडरेट, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है क्योंकि यह अकॉर्डिंग टू सिलेबस आ रहा है। जिसने पूरा एनसीईआरटी के थ्रू अपना सिलेबस एक बार निपटा दिया होगा उसको पेपर बहुत ज्यादा ईजी लग रहा होगा। पहले मैं बात कर लूं अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट की, तो जिसका हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में हाथ अच्छा है वो काफी अच्छे नंबर यहाँ पर मार के आ रहा है। बाकी हम सोशल की बात करें तो देखिए जीके का तो सबको पता ही है कि जो हमारा व्यापम है वो जीके में कुछ भी कर सकता है। व्यापम का हाथ जीके में कोई नहीं पकड़ सकता कि वो जीके कहाँ से लेकर आ रहा है। इसलिए हमारे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो हमको जो बिल्कुल सिलेबस से क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलेंगे उनको ही हमें रखना है। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मैथ्स के इजी क्वेश्चन लगाकर जा रहे हैं। भाई यदि आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो आपके पास दोनों तरह के हथियार होना चाहिए। एक वैसा हथियार जो इजी परिस्थिति में काम आए, दूसरा वो वाला हथियार जो यदि कठिन परिस्थिति भी सामने आ जाए तो वहां पर हम वो हथियार निकाल के कम से कम चला तो पाए। अब यदि आप इजी मैथ्स करके जा रहे हो वहां पर आपको टफ देखने को मिल रहा है तो फिर आपको दिक्कत हो रही है। इसलिए थोड़ा सा जो है अपना मानसिक स्तर को थोड़ा बढ़ाएं, दोनों प्रकार के क्वेश्चन आप लगा कर जाएं ताकि एग्जाम में जैसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले आप आसानी से कर पाए। अब यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका द्वंद्व से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आज। अब द्वंद्व हमने कई बार पढ़ा चुका है, जैसे माता पिता, विलोम शब्द आ रहे हैं आपके, तो क्या होगा, द्वंद्व होगा। जैसे माता पिता, दिन रात, ये क्या होंगे आपके विलोम शब्द होंगे। तो वहां पर कौन सा आता है और डेज पे आती है वहां पर द्वंद्व समास। इसका लोकोक्ति पूछी गई थी आपसे आज। छंद चौपाई से आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आए थे। लखनवी अंदाज चैप्टर से आए थे। पत्र लेखन से आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पर लखनवी अंदाज वाले चैप्टर की, तो मैं आपको कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं कि जो स्टोरी वाले चैप्टर है वो भले ही हिंदी के हों या इंग्लिश के हों, इन्हें ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें, ना कि जीके के ऊपर कूद जाएं। अब आज का जो पेपर था उससे बच्चों में जीके के प्रति थोड़ा सा डर बैठ गया है कि यार जीके कहाँ से पढ़े। भाई जीके तो पढ़ो ठीक है, लेकिन जीके के अलावा यदि आपने हिंदी और इंग्लिश के स्टोरी वाले चैप्टर नहीं पढ़े, गद्य और पद्य वाले चैप्टर नहीं पढ़े और इंग्लिश में स्टोरी वाले चैप्टर नहीं पढ़े, तो सबसे पहले जाकर इन्हें खत्म करने का प्रयास करो। यदि आप इन्हें खत्म करोगे तो सीधे सीधे आपके नंबर यहाँ पर बोनस नंबर आपको देखने को मिलेंगे। आपके नंबर यहाँ पर डायरेक्ट बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं हम अपने मैथ सेक्शन की तरफ। मैथ्स में क्या पूछा गया था, मैथ्स में सबसे पहले प्रायिकता। अब प्रायिकता में आपसे पासे वाली प्रायिकता आई थी, बहुत से बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं इसके लिए जिसमें आपको पासे से संबंधित या प्रायिकता से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन है पूरे के पूरे आपको करवाए जाएंगे यहाँ पर। तो आपका जो है यदि नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी आता है तो सीधे आपका वहां पर सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट प्रायिकता वाले चैप्टर पर जा सकते हैं। इसके बाद सांख्यिकी से पूछा था समांतर श्रेणी, वृत्त, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, 3D। मतलब जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर दिए हुए थे उसी से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन मैथ्स में भी देखने को मिले हैं। लेकिन मैथ्स जो था थोड़ा सा मॉडरेट आया था, बिल्कुल इजी नहीं आया था कि आप बिल्कुल सीधे आंसर लगा पाओ। थोड़ा सा मॉडरेट आया था, सॉल्व करना पड़ रहा था और ये अच्छा भी है
क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ाई करी है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा आपका मैथ्स पे आपको ध्यान देना जरूरी है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी टेंस, मॉडल, डिटर्मिनर्स, यदि ये तीनों भी आपने नहीं पढ़े तो इसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल देता हूं। 20 से 25 मिनट का वीडियो है, आपके हर डाउट सॉल्व हो जाएंगे। 50+ क्वेश्चन है उसमें, जिसमें क्वेश्चन तो 50 है लेकिन आपके कम से कम 100 क्वेश्चन वहां पर सॉल्व होंगे, क्योंकि वहां पर हर क्वेश्चन के बाद जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उससे आपके आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से आप कर पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन आए थे फर्स्ट फ्लाइट एंड अदर, जो भी चैप्टर स्टोरी वाले चैप्टर थे उससे यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अब बढ़ते हैं साइंस की तरफ। तो साइंस में जो रासायनिक अभिक्रिया थी बार बार आपको पढ़ाई है, H2SO4 SO4 कई बार बताया, जो SO4 है बेवफा होके कहाँ चले जाती है, जो भी दूसरा रहता है उसके साथ चले जाती है। तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिला था। अम्ल क्षार से क्वेश्चन आया था, प्रकाश का परावर्तन आया था, अपवर्तन आया था। अब प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन आपका जो उत्तल लेंस है अवतल लेंस है, इसके बाद जो नेत्र पर बनता है प्रतिबिंब, वो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं उनको एक बार पढ़ लेना। जैव प्रौद्योगिकी, प्रजनन, इसके जो भी क्वेश्चन है वो फटाफट से सॉल्व कर लेना। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, जो आज जो देखने को मिला है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। और एक बात और ध्यान रखना, व्यापम या आपका जो भी ESB है, एक बार जो पैटर्न पकड़ लेता है, एक बार जो आपका पैटर्न पकड़ लेता है उसे ये आखिरी तक नहीं छोड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार अभी तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए पर आगे जाकर ऐसा ना हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो पैटर्न है उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद यदि हम सोशल साइंस की बात करें तो वहां पर संघवाद, भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे, वन्य जीव से क्वेश्चन आए थे, हमारे पर्यावरण में जो उत्पाद वगैरह होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि वृक्ष पे ऐसा कुछ था, वृक्ष पे जो जैव वगैरह रहते हैं तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर देखने को मिला था। अब यदि आज के हम जीके और साइंस के क्वेश्चंस की बात कर लें तो यहाँ पर नील आंदोलन का संबंध किससे पूछा था, तो नील आंदोलन का संबंध किससे था, 1859 में सबसे पहली बात तो ये चालू हुआ था और बागान मालिकों के खिलाफ की गई थी। जो ब्रिटिश बागान मालिक थे उनके खिलाफ किसानों को जबरन नील की खेती करने पर मजबूर करते थे। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास इसके प्रमुख नेता थे। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में इस आंदोलन का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। तो जो आपके क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसके ही आसपास के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो जहां पर भी आप और भी यदि चैनल पर एनालिसिस देख रहे हो और आपको सीधे सीधे यदि क्वेश्चन मिल रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास करो, क्योंकि अगले पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 371 किससे संबंधित है, तो 371 में क्या मिला है, विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो किसको मिला है यहाँ पर, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक को। भारतीय संविधान का आर्टिकल 269 किससे संबंधित है, तो 269 में क्या होता है, जो आपका इंटर स्टेट ट्रेड होता है उसमें क्या होता है, टैक्स का उल्लेख किया है और ये टैक्स कौन वसूलता है, केंद्र सरकार, लेकिन इसे संविधान द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार राज्यों को वापस सौंप दिया जाता है। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन से क्या तात्पर्य है। अब वैश्वीकरण का क्वेश्चन आप ही बताइए कि सेट पेपर में बार बार आपसे पूछा गया था या नहीं, बिल्कुल पूछा गया था। वैश्वीकरण का अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना। इसके तहत वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और श्रम का बिना किसी बाधा के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान होता है। और भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद वैश्वीकरण को अपनाया गया था और हम एक लिबरलाइजेशन वाला क्वेश्चन भी अधिकतर बार कर चुके हैं। इसके बाद जनगणना क्या है और भारत में इसका क्या इतिहास है। तो जनगणना क्या होती है, जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा को आधिकारिक तौर पर एकत्र करने की प्रक्रिया होती है। और कब हुई थी पहली बार, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, जबकि पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में शुरू की गई थी और यह हर 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। अब फिर आया सेबी का पूरा नाम क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है। सेबी और आरबीआई में आपको कई बार पढ़ा चुका हूं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आज देखने को मिल गया है। सेट पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको बार बार करवाए थे। तो सेबी का पूरा नाम क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
1992 में इसे वैधानिक दर्जा मिला। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके बाद बात करें इरडा की, तो इरडा क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। यह भारत में क्या करता है? उद्योग की शीर्ष नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये याद रखना, हैदराबाद में। पूछ सकते हैं आपसे, है ना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है आपका, नाबार्ड की स्थापना कब हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि, लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऋण प्रदान करना। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और किसकी सिफारिश पर इसे बनाया था? 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसे बनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिल्ली विधानसभा से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पर कितनी सीट होती है? 70 सीट होती है। और कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था किसके अधीन होते हैं? केंद्र सरकार के अधीन। और ये भी याद रखना है कि 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी मतलब ट्यूबेटॉमी क्या है? तो जब परिवार ने, देखिए पुरुष में क्या होता है? पुरुष में वेसेक्टॉमी कहा जाता है, जिसे शुक्रवाहिनी को ब्लॉक किया जाता है। महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टॉमी, जिसमें फेलोपियन ट्यूब, ये याद रखना, फेलोपियन ट्यूब को काट दिया या बांध दिया जाता है ताकि अंडाणु गर्भाशय तक न पहुंच सके और निषेचन न हो। तो अभी तो आपसे ये पूछ लिया कि ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, फिर आपसे पूछ लेंगे कि फेलोपियन ट्यूब क्या होता है। मतलब इसी के इर्द गिर्द के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है कब? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस 11वां क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? टेस्ला। इसे चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह, जैसे मान लो ये चमकदार सतह, इस पर प्रकाश टकराया और वापस चले गया, तो ये क्या हुई? आपकी आपतित किरण हुई। और ये क्या हुई? आपकी परावर्तित किरण हुई। तो जो आपतित कोण का मान है वो हमेशा किसके बराबर होगा? आपके परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, या अभिलंब मतलब जो इसे बीच से डिवाइड करता है इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष किससे बनता है और यह किस घटना पर आधारित होता है? तो सभी को पता है जो इंद्रधनुष होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। ठीक है, किससे बनता है? वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। जब पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती है तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V = I/R, मतलब चालकों के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, विभवांतर मतलब V, वो उसमें बहने वाली जो विद्युत धारा के हमेशा समानुपाती होता है। अब जब हमने समानुपाती को यहां से हटा दिया तो R लगा दिया, तो R क्या हो गया? यहां पर एक नियतांक, जिसे क्या बोलेंगे आप? प्रतिरोध। तो ये आपके क्वेश्चन से जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए थे। अब आपको क्या करना है? जगह जगह जाकर बार बार एनालिसिस नहीं देखना है। दिन भर बैठे बैठे आपको 1-2 घंटे तक एनालिसिस नहीं देखना है, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। इससे अच्छा आपको रिवीजन करना है। और हाँ, एनालिसिस देखना है, एनालिसिस देखना भी जरूरी होता है। तो आप शाम के समय या रात के समय फ्री टाइम में एनालिसिस देख सकते हो। और केवल उसको देखने से काम नहीं चलता, जो क्वेश्चंस है उसको आप अपने छोटे छोटे नोट्स में लिखते चले, जिससे क्या होगा? आपका रिवीजन होगा और आपको वो क्वेश्चन आसानी से याद रहेंगे। अब यदि मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए हम जो पासे वाले क्वेश्चन है जो आपको थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो लाने वाला हूं। तो जल्दी ही हमारे चैनल पर वीडियो आ जाएगा। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।